हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत विच इज़ द 8th एडिशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम दो पार्ट्स में इसको रीड करेंगे। ओके, सो DPSP are enumerated in part 4 of the constitution from article 36 to 51। तो आपको आर्टिकल याद रखना है 36 से 51 जो है वो DPSP आर्टिकल्स हैं। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में आपको पार्ट 4 मेंशन करा गया होता है। आपको पता होना चाहिए कि वो DPSP है। फ्रेमर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये आइडिया बोरो किया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। तो हमें याद रखना है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे DPSP लिए गए हैं, विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने ये कहाँ से लिया था? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल्स एज नोबल फीचर्स इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये नोबल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। DPSP along with fundamental rights contain the philosophy of the constitution। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि philosophy of the constitution कौन सी दो चीज़ें बनाती हैं? तो फंडामेंटल राइट और DPSP। वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो फंडामेंटल ड्यूटी प्लस फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी प्लस DPSP ऐसे दे सकता है। तो याद रखना कि राइट्स प्लस DPSP जो है वो फिलॉसफी बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोल भी यही है। ग्रैनविल ऑस्टिन हैड डिस्क्राइब्ड द DPSP एंड द फंडामेंटल राइट एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे ही जो आपको मैं अभी वर्ड्स बता रही हूँ कि फिलॉसफी, सोल, कंसाइंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके DPSP प्लस फंडामेंटल राइट्स क्या है? कंसाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन के। सही गलत जान सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। फीचर्स पे आ जाते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपके लिए मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखने के लिए आ सकता है, प्री में आपको पहचानने के लिए आ सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। द फ्रेज DPSP denotes the ideals that state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। तो जो हमारा फ्रेज है DPSP वो ये बताता है कि वो जो आइडियल्स जो स्टेट को ध्यान में रखने हैं जब कोई भी पॉलिसी या लॉ वो बनाएंगे। These are the constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, या रिकमेंडेशंस हैं स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 जो टर्म है स्टेट, ठीक है, इन पार्ट 4 उसका सेम मीनिंग है जैसे वो पार्ट 3 में है। ठीक है, तो पार्ट 4 का और पार्ट 3 का जो स्टेट है उसका सेम मीनिंग है। ठीक है, तो इसमें डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, एंड हमारे सारे लोकल अथॉरिटीज, सारे अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन द कंट्री। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना? लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के, लोकल अथॉरिटीज और पब्लिक अथॉरिटीज हमारी कंट्री में। देन जो हमारे DPSP हैं रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो इनुमरेटेड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, तो GOI में 1935 का जो GOI था उसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, वैसे ही सेम हमारे DPSP हैं। देन ये वर्ड भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द DPSP आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वर इशू टू द गवर्नर जनरल। ठीक है, ये गवर्नर जनरल के मतलब उनको इशू किए गए थे, एंड टू द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज मेरली अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो आज हम DPSP को कहते हैं वही पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता था। देन द नेक्स्ट पॉइंट, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो पहले जो गवर्नर जनरल था वो ये इंस्ट्रक्शन जो कॉलोनीज थी इंडिया में उनकी उनको दे रहा था, लेकिन अब क्या है? ये इंस्ट्रक्शन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
The directive principles constitute a very comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state. ठीक है, तो बहुत ही comprehensive होता है, economic, social, political program है modern democratic state के लिए. They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble of the constitution. तो ये realize करते हैं high ideals justice के, लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के, जो हमारे प्रियम्बल में भी दिए गए हैं. ये एम्बडी करते हैं कॉन्सेप्ट एक वेलफेयर स्टेट का. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, वेलफेयर स्टेट, जो आप प्री और मेंस दोनों में देखोगे. ठीक है, प्री में आपको आइडेंटिफाई करना होगा, मेंस में लिखना होगा कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट एम्बडी करता है वेलफेयर स्टेट का, एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट. ठीक है, हम पुलिस स्टेट नहीं है, हम क्या हैं, हम वेलफेयर स्टेट हैं. Then which existed during the colonial era. In brief, they seek to establish economic and social democracy in the country. तो ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, कि आपसे पूछा जाएगा डीपीएसपी क्या स्टैब्लिश करते हैं, तो आप कहेंगे सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ठीक है, या इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी. The fourth point says DPSP are non-justiciable in nature. This is also important. ठीक है, जो keywords मैं आपको बता रही हूँ ये आप अपनी बुक में highlight कर सकते हो while reading, because when you will come back to the revision आपको सब नहीं याद रखना, you just have to look at the keywords for the revision. Okay, that is they are not enforceable. ठीक है, legally enforceable नहीं होते. Non-justiciable का मतलब है कोर्ट में जाके enforce नहीं कर सकते. ठीक है, by the courts for their violation. Therefore, the government, central, state and local cannot be compelled to implement them. ठीक है, आप गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते इनको इम्प्लीमेंट करने के. Nevertheless, the Constitution, Article 37 itself says that these are principles, that these principles are fundamental in the governance of the country. ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मतलब ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए. ये आर्टिकल 37 में दिया गया है. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ. ठीक है, तो ये हमारे जो है ड्यूटी होनी चाहिए स्टेट की कि इन्हें अप्लाई किया जाए जब वो लॉ बनाती हैं. फिर फिफ्थ पॉइंट कहता है डीपीएसपी जबकि नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में, तभी भी वो कोर्ट्स को हेल्प कर सकता है एग्जामिन और डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ. तो ये हमने सेम चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पढ़ी है ये लाइन. ठीक है, तो ये दोनों के लिए सेम है. Supreme Court has ruled many a times that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to a directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14, equality before law, or Article 19, 6 freedoms, and thus save such law from unconstitutionality. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डीपीएसपी है जबकि वो नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में, लेकिन वो कोर्ट्स को एग्जामिन करने में और डिटरमाइन करने में हेल्प कर सकता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो एक लॉ की होगी उसके लिए. सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा है बहुत बार कि जब हम डिटरमाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी लॉ का, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो लॉ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी डीपीएसपी को इफेक्ट देगा, मान लो कोई XYZ मैंने लॉ बनाया, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया, नॉट मैंने, तो अगर ये लॉ एक डीपीएसपी को, मतलब हम डीपीएसपी भी रीड करेंगे, उनमें से कोई डीपीएसपी को फोर्स में ला सकता है, मतलब इफेक्ट में ला सकता है, तो आप इस लॉ को कंसीडर कर सकते हो एज रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स, दस सेव सच लॉ फ्रॉम बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, मतलब उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से आप बचा सकते हो कि आर्टिकल 14 और 19 के हिसाब से वो रीजनेबल होना चाहिए. ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आते हैं क्लासिफिकेशंस पे. ठीक है, इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन डीपीएसपी का हमको नहीं दिया गया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट एंड डायरेक्शन, कि जो भी कंटेंट और डायरेक्शन है उसके हिसाब से आप उन्हें 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, कंटेंट एंड डायरेक्शन के हिसाब से है. अब हम पहले पढ़ेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स. ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा डीपीएसपी कौन सी कैटेगरी में आता है. याद नहीं करना है एज अ मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, एज अ ओवरऑल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ये वाला डीपीएसपी इस कैटेगरी में आएगा. ठीक है, वो आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कैसे आपको समझ में आएगा.
दिस प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, बेसिकली इन प्रिंसिपल्स में सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो रिफ्लेक्ट होती है. दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेमवर्क होता है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का. ये एम करता है प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, ये जो हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो चाहेंगे कि वो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर सके एंड सेट द पाथ टूवर्ड्स वेलफेयर स्टेट. बेसिकली वेलफेयर स्टेट का पाथ हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स सेट करने की कोशिश करते हैं. दे डायरेक्ट द स्टेट. अब देखो इसमें आपको दिए गए हैं कौन से डीपीएसपी कि एक स्टेट को डायरेक्ट करेंगे कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, कौन से डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए. द फर्स्ट वन, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permeated by justice which is social, economic, political and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. तो देखो ये पॉइंट जो आपको मैं बता रही हूँ सारे आपको लर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ यू शुड रिमेंबर इट, आई टेल यू दैट एज वेल. पहला पॉइंट कह रहा है कि आपको वेलफेयर प्रमोट करनी है लोगों की, ठीक है, ताकि आप एक सोशल ऑर्डर सिक्योर कर सको. और वो सोशल ऑर्डर परमिएटेड होगा किससे, जस्टिस से. अब यहाँ पे जस्टिस तीन तरीके की बोली गई जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्री के लिए. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. इसके अलावा चौथी जस्टिस कोई लिख के दिए तो वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है. दूसरा, मिनिमाइज करना इनइक्वालिटीज को. अब वो इनइक्वालिटीज किस में मिनिमाइज करनी है, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ISFO, ठीक है. कोई अच्छा सा निमोनिक बना लेते हैं, सीफो या फीजो जैसे भी आपको याद रखें, ठीक है, या फियोस कैसे भी याद कर लो, ठीक है, ये चार चीज़ों में है. देन टू सिक्योर, फर्स्ट पॉइंट ए, द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स. तो याद रखना लाइवलीहुड की बात करी गई है पहले में. द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड. तो ये दूसरे में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है रिसोर्सेज के. तीसरे में प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है कि ये प्रिवेंट करना है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड women. Then preservation of the health and strength of workers and children against forcible abuse. Then opportunities for healthy development of children in protection of childhood and youth against exploitation, against moral and material abandonment. ठीक है, ये आर्टिकल 39 में आता है. इसमें यू विल नोटिस आई थिंक ये 5 ही हैं. ओके हाँ, 5 ही दिए गए हैं. 6 पॉइंट्स दिए गए, 1 2 3 देन 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 पॉइंट्स है जो आर्टिकल 39 में हमें दिए गए हैं. Let's move on to the third one. To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor. ठीक है, ये बेसिकली देखो आप कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन इन्वॉल्व होगा क्योंकि आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे कि ये सब सोशलिस्टिक में आते हैं. लेकिन सोशलिस्टिक में भी ये इंडिविजुअली पॉइंट्स जो है ना अगर आपको लिखना है मेंस में तो आप ये कीवर्ड्स के थ्रू आपको याद करना पड़ेगा. प्लस इनके आर्टिकल्स जो एसोसिएटेड है क्योंकि काफ़ी बार ना आर्टिकल दिया होता है और ये सामने पॉइंट्स दिए होते हैं टू मैच विद इट, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. Then next we move on to fourth point. Fourth says to secure the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, which is under Article 41. ठीक है, to make provisions for just and humane conditions of work and maternity relief, Article 42. Then secure a living wage, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers, Article 43. Then seventh one, to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, that is Article 43A. Then to raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public health, that is Article 47. ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं. अब आते हैं हम गांधीयन प्रिंसिपल्स पे. ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं. These principles are based on Gandhian ideology. ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो इनिशिएट किया गया था गांधी जी के द्वारा ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी, सम ऑफ हिज आइडियाज वर इंक्लूडेड एज डीपीएसपी. ठीक है, तो इनका जो ड्रीम था उसको पूरा करने के लिए कुछ ऐसे आइडियाज थे इनके जिसको डीपीएसपी में डाल दिया गया था. दे रिक्वायर द स्टेट फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. ठीक है, तो ये वाले जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं ये ईजी है क्योंकि इसमें आप देखोगे उनके द्वारा कही हुई चीज़ें थी जैसे कि विलेज पंचायत वगैरह था, कॉटेज इंडस्ट्री था, यही सब आपको इसमें मिलेगा.
and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as a unit of self government। तो आर्टिकल 40 में आता है, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया इसको, 40 को ऑर्गेनाइज करने के लिए विलेज पंचायत से, ठीक है, ऐसे करके। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, एक इंडिविजुअल या कॉपरेशन बेसिस पे रूरल एरियाज में, ठीक है, ये 43 है। देन टू प्रमोट voluntary formation, autonomous functioning, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ठीक है। कोऑपरेटिव को तो 43B से रट ही लो, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो आप देखोगे इस पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। To promote the educational and economic interest of SCs and STs and other weaker sections of society and to protect them from social injustice and exploitation, आर्टिकल 46, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है SCs STs के, अदर वीकर सेक्शंस के सोसाइटी के, उनको प्रोटेक्ट करना है हमें सोशल इनजस्टिस से, एक्सप्लॉइटेशन से, ये आर्टिकल 46 में आता है। अब इसमें अगला चलते हैं, 6 हैं टोटल गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, आर्टिकल 47। देखो इसमें बेसिकली गांधी जी के जितने प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में फॉलो किए हैं, लोगों को प्रीच किए हैं, एक तरीके से आपको वही सब याद रखना है, ठीक है। ये ईजी है आइडेंटिफाई करने के लिए। To prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds, आर्टिकल 48, ठीक है। तो आपको अब मैं अगर पॉइंट समराइज कर देती हूँ, विलेज पंचायत था, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज था, कोऑपरेटिव था, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। देन सोशल इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉइटेशन से बचाना पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। देन प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, स्लॉटर ऑफ काउज वगैरह को प्रोहिबिट करना, ठीक है। तो इससे आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। देखो द प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ये रिप्रेजेंट करते हैं आइडियोलॉजी लिबरलिज्म की, ये डायरेक्ट करते हैं स्टेट को, पहली बात तो सिक्योर करने के लिए सारे सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये कीवर्ड है, थ्रू आउट द कंट्री, आर्टिकल 44। सिविल कोड को तो आर्टिकल हम सब जानते हैं, विच इज आर्टिकल 44। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सारे चिल्ड्रन के लिए अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, आर्टिकल 45, ठीक है। लिबरल है, पढ़ाना भाई किसी को लिबरल उसमें आएगा, लिबरलिज्म में आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में, आर्टिकल 48। अब ये वाला ना गांधीयन वाले से कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, ठीक है, कि ये गांधीयन में आ रहा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस की बात करेगी लास्ट में, आप ये कीवर्ड बनाना। अगर आप एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बनाओगे, आप कहीं ना कहीं गांधीयन वाले में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये नहीं है, मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस के थ्रू याद रखना, आर्टिकल 48 है, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, आर्टिकल 48A। अब ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पढ़ा था, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है और DPSP में भी आता है, तो ये एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोटेक्ट दी मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट जो डिक्लेयर करे गए हैं टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 49। टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 50 में आता है ये, ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज टू प्रमोट international peace and security and maintain just and honorable relations between nations and to foster respect for international law and treaty obligations and to encourage settlement of international disputes by arbitration, article 51, ठीक है। तो ये भी international peace and security का टॉपिक जो है ये हमारा, और रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ये इसके कीवर्ड्स हैं, इसलिए किसमें आएगा हमारा, आर्टिकल 51 में आएगा, ये भी, ये सेटलमेंट भी है, ठीक है। अब कुछ नए DPSPs हैं जो इंक्लूड किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो आर्टिकल है आपसे पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल के चलते कौन सा DPSP ऐड हुआ था, या रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से 4 DPSP आए थे ओरिजिनल लिस्ट में, ठीक है, तो वो चारों पहले यहाँ लिखे गए हैं। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, आर्टिकल 39। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, 39A। To take steps to secure the participation of workers in the management of industries, article 43A. To protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife, article 48A, ठीक है। तो ये चारों आर्टिकल आप कीवर्ड के थ्रू याद रखना कि ये सब हमारे 42nd अमेंडमेंट से आए हैं, ये सीधा सीधा प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन 44th ने भी
एक डीपीएसपी लाया था 1978 में, जो रिक्वायर करता स्टेट को टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है, जिसको हमने फियोस करके याद किया था, आर्टिकल 38, ठीक है। निमोनिक्स में आपको बीच बीच में देती रहूंगी टू मेमोराइज इट। Then 86th Constitutional Amendment Act of 2002 changed the subject matter of Article 45, ठीक है, इसने 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21A में आती है, उसको फंडामेंटल राइट बनाया आर्टिकल 21A में। द अमेंडेड डीपीएसपी रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सारे ही चिल्ड्रन के लिए जब तक वो कंप्लीट करते हैं 6 ईयर्स की एज, ठीक है। तो 21A के तहत हम ये कहते हैं कि आपको सारे ही बच्चों की एजुकेशन करानी है, ठीक है, तब तक वो 6 साल की उम्र पूरी करते हैं, ठीक है। ये डीपीएसपी में है। आप जब फंडामेंटल राइट्स में जाएंगे और ड्यूटीज़ में देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एज ब्रैकेट 6 to 14 ईयर्स का है, ठीक है। एज ब्रैकेट का डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। देन लास्ट एक और है यहाँ पे आर्टिकल, फिर हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 97th Amendment Act of 2011 added a new DPSP related to cooperative society, ठीक है। तो ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आर्टिकल आया वो 97th अमेंडमेंट से आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्री के पॉइंट से देखिएगा और मेंस में भी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। It requires the state to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies, ठीक है। ये बेसिकली क्या चाहता है कि स्टेट जो है प्रमोट करे वॉलंटरी फॉर्मेशन, कि आप खुद से कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाओ, ऑटोनॉमस उनकी फंक्शनिंग करो, उन पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, विच इज़ अंडर 43B, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। सेकेंड पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।